हेलो दोस्तों, पिछली वीडियो में हमने भारतीय राजनीतिक चिंतन का स्रोत और उसकी विशेषताएं और प्रकृति पढ़ी थी। अब इसमें भारतीय राजनीतिक चिंतन की विशेषताएं पढ़ेंगे। इसमें 3 क्वेश्चन बने। भारतीय राजनीतिक चिंतन की विशेषताओं का वर्णन कीजिए। सेकेंड ऐसा हो सकता है, प्राचीन भारत के राजनीतिक चिंतन अत्यंत समृद्ध था, स्पष्ट कीजिए। और थर्ड ये ऐसा क्वेश्चन एक ही है, प्राचीन भारतीय राजनीतिक चिंतन की प्रमुख विशेषताओं की व्याख्या कीजिए। भारतीय राजनीतिक चिंतन की विशेषताएं। आंसर, हिंदू राजनीतिक विचारकों और संस्थाओं का विकास अति प्राचीन काल से ही विविध सामाजिक और धार्मिक परिस्थितियों से प्रभावित रहा। युगों के मूल्यों के अनुसार ही राजनीतिक व्यवस्थाओं में परिवर्तन होते रहे हैं। प्राचीन भारत में राजनीतिक चिंतन किया गया था। उसकी कुछ अपनी विशेषताएं हैं जो पाश्चात्य देशों से राजनीतिक चिंतन से भिन्न बनाती हैं। ये विशेषताएं उस समय के भारत की सामाजिक परिस्थितियों और आर्थिक परिस्थितियों, राजनीतिक उथल पुथल, बौद्धिक विकास के स्तर से प्रभावित थीं। प्राचीन भारतीय राजनीतिक चिंतन की प्रमुख विशेषताओं का निम्न शीर्षक के अंतर्गत अध्ययन कर सकते हैं। फर्स्ट विशेषता है, राजनीतिक सिद्धांत धर्म के अभिन्न अंग है। इसका यह है कि राजा और शासन का प्रमुख कर्तव्य धर्म का पालन करना है। अगर राज्य है तो उसमें धर्म का पालन एक उसका अभिन्न अंग है, एक जरूरी हिस्सा है। राज्य में धर्म का पालन करना ही सबसे बड़ा धर्म है। इसी कारण प्राचीन भारत की राजनीति में नैतिकता का समावेश रहा है। नैतिकता धर्म ही होता है। राजशास्त्र को नीति शास्त्र कहकर पुकारा गया। धर्म का रक्षण राज्य का प्रमुख दायित्व है। धर्म और राजनीतिक विचार एक दूसरे से गुथे हुए, राजनीतिक और धर्म के पारस्परिक घनिष्ठ संबंध का आभास इसी तथ्य से हो जाता है कि जिन ग्रंथों का प्राचीन भारतीय राजनीति के मुख्य ग्रंथ माना जाता है वे धार्मिक दृष्टि से पर्याप्त महत्वपूर्ण है। जैसे वेद, ब्राह्मण, उपनिषद, स्मृतियाँ, महाभारत, रामायण, पुराण आदि साहित्यिक ग्रंथों का प्राचीन भारत की राजनीति को समझने के लिए जितना महत्व है उसमें भी अधिक महत्वपूर्ण उनको धार्मिक दृष्टि से माना जाता है। बौद्ध, जातक एवं जैन धर्म के अन्य ग्रंथ धार्मिक दृष्टि से उपयोगी होने के साथ साथ उस समय की राजनीतिक संस्थाओं एवं विचारधाराओं का भी दिग्दर्शन कराते हैं। इसके बाद है, राज्य एक आवश्यक एवं उपयोगी संस्था है। राजनीति में राज्य एक उपयोगी संस्था। अगर राज्य ही नहीं रहेगा तो राजनीतिक चिंतन का कोई सवाल ही नहीं उठता। प्राचीन राजनीतिक विचारकों ने इस बात का समर्थन किया है कि राज्य का होना सामाजिक जीवन के लिए सर्वथा आवश्यक और उपयोगी है। जीवन के 3 लक्ष्यों धर्म, अर्थ और काम की राज्य के बिना प्राप्ति संभव नहीं है। राज्य अगर नहीं रहेगा तो धर्म और काम की प्राप्ति नहीं हो पाएगी। दूसरे शब्दों में यह कहा जा सकता है कि प्राचीन भारत में व्यक्तिवादी और अराजकतावादी विचारकों का पूर्ण अभाव रहा। इसके बाद आता है राज्यों के उद्देश्यों के बारे में आम सहमति। राज्य के क्या उद्देश्य हो सकते हैं। अगर राज्य रहेगा, अगर भारतीय चिंतन रहेगा तो राज्य का उद्देश्य भी कुछ रहेगा ना। तो इसका उद्देश्य पहले था, राजा को अपनी प्रजा की रक्षा करनी चाहिए। उद्देश्य है कि राजा को चिंतन में अपनी प्रजा की रक्षा करना ही चाहिए, उसका पहला कर्तव्य होता है। राजा के लिए आवश्यक यह था कि अपनी प्रजा से पिता के तुल्य व्यवहार करे। राज्य व शासन के ध्येयों के प्रति एक मत होने का परिणाम यह रहा कि राज्य के कार्य क्षेत्र में संबंध पाश्चात्य जगत की भांति प्राचीन भारत में विभिन्न विचार उत्पन्न नहीं हुए। फोर्थ है, राजा को सर्वोपरि स्थान। भारतीय राजनीतिक चिंतन में राजा को सर्वोपरि स्थान दिया गया है। प्राचीन भारतीय राजशास्त्र की एक अन्य विशेषता राजा के पद को अत्यधिक ऊंचा प्रदान किया जाना है। प्राय सभी लोगों ने राजपद को दैवी माना है और राजा में दैवी गुणों का समावेश किया है। एक प्रकार से राज्य का सार ही राजा। कौटिल्य ने राजा और राज्य के बीच कोई अंतर नहीं किया। फिफ्थ है, भारतीय राजनीतिक आदर्शवादी न होकर व्यवहारिक। इसमें भारतीय राजदर्शन में आदर्श राज संबंधी काल्पनिक रचनाओं का सर्वथा अभाव है। जिस प्रकार पाश्चात्य जगत में प्लेटो का रिपब्लिक और सर टॉमस का मोर यूटोपिया है, वैसी ग्रंथ प्राचीन भारत में किसी ने नहीं लिखे। इसी आधार पर यह कहना उचित होगा कि प्राचीन भारत की रचनाओं का दृष्टिकोण व्यवहारिक था, कोरा और सैद्धांतिक या काल्पनिक नहीं। प्राचीन भारतीय चिंतन काल्पनिक नहीं था, वो वास्तविक था, व्यवहारिक था, उसको व्यवहार में लिया गया था, तब लिखा गया। राजनीतिक चिंतन उत्कृष्ट वास्तविक से भरा पड़ा है और कुछ राजनीतिक अपवादों को छोड़कर भारतीय राजनीतिक विचारकों का संबंध राज्य के सिद्धांत और दर्शन से उतना नहीं है जितना राज्य की स्थूल समस्याओं से है।
फिर 6 आता है दंड नीति का महत्व। भारतीय राजनीतिक चिंतन में दंड नीति को महत्वपूर्ण स्थान दिया गया है। मतलब अगर राज्य है, चिंतन है, तो उसमें दंड नीति अवश्य होनी चाहिए, नहीं तो राज्य के लोग अपने मन की मनमानी करने लगेंगे। भारतीय दार्शनिक मानवीय जीवन में आसुरी प्रवृत्तियों की प्रबलता को स्वीकार करते हैं और इसी कारण उनके द्वारा दंड की शक्ति को बहुत अधिक महत्व दिया गया है। भारतीय राजनीतिक मानवीय जीवन में आसुरी प्रवृत्ति मतलब मानव के अंदर आसुरी प्रवृत्तियां हैं और इसके लिए दंड की आवश्यकता है, ये भारतीय राजनीतिक चिंतन जानते थे। राजनीति में दंड के महत्व का अनुमान इसी तथ्य से लगाया जा सकता है कि इसका नामकरण अनेक लेखकों ने दंड नीति के अनुरूप से किया। कौटिल्य का अर्थशास्त्र दंड नीति के सर्वाधिक महत्व प्रदान करते हुए अन्य सभी विद्याओं को उसी के मातहत बनाता है। मनु के कथनानुसार ही दंड ही शासक है। अगर दंड नहीं रहेगा तो सब लोग अपने मन की मनमानी करने लगेंगे। 7th है आध्यात्मिकता की ओर झुकाव। मतलब भारतीय राजनीति चिंतन आध्यात्मिकता की ओर झुकाव करता है कि अगर राज्य है इसमें आध्यात्मिकता होनी चाहिए, अगर आध्यात्मिकता नहीं रहेगी तो राज्य के लोग वही आसुरी प्रवृत्ति करने लगेंगे। प्राचीन भारतीय राजनीति का झुकाव आध्यात्मिकता की ओर रहा। जैसे पैदी के वन परवर्ती साहित्य में यह उल्लेख आता है कि राक्षसों या असुरों का नाश करने के लिए राजा की स्थापना की गई। ये असुर धार्मिक अनुष्ठान एवं यज्ञ आदि क्रियाओं में विघ्न पहुंचाते थे, अतः राजा को इसलिए स्थापित किया गया ताकि वह इन असुरों से तपस्वी एवं साथी जनों की रक्षा कर सके। राज्य का स्वरूप, राजा के कार्य, व्यक्ति एवं राजा का संबंध, राजा की शक्तियां, राज्य का संगठन आदि सभी प्रश्नों पर विचार करते समय आध्यात्मिकता दृष्टिकोण की प्रधानता रही। इसके अंदर प्राचीन भारतीय राजशास्त्र की आलोचनाएं भी बहुत आलोचकों ने की है। इतनी तो उसकी विशेषताएं हैं, ये आलोचनाएं हैं। अनेक पाश्चात्य विद्वानों ने प्राचीन भारतीय राजशास्त्र के आधार पर आलोचना की, जिसका उद्देश्य उनके स्वतंत्र अस्तित्व का खंडन करना है। पहले राजनीति को धर्म से पृथक नहीं किया, मतलब सबका मानना था कि धर्म को राजनीति से पृथक करना चाहिए, लेकिन इसमें धर्म राज्य का एक अभिन्न अंग बताया गया है। राजनीतिक सिद्धांत धर्म का अभिन्न अंग है, इसीलिए इसकी आलोचना की गई है कि राजनीति को धर्म से पृथक नहीं किया, साथ ही में है। आलोचना का सर्वप्रथम आधार यह है कि हिंदुओं ने राजनीति को धर्मशास्त्र और अध्यात्मवाद से स्वतंत्र नहीं किया। डन्निंग के शब्दों में भारतीय आर्यों ने अपनी राजनीति को धार्मिक और अध्यात्मवादी पृष्ठभूमि से जिसने की यह आज भी गड़ी हुई है, किसी भी स्वतंत्र नहीं किया। जर्मन विद्वान मैक्स मूलर ने कहा, भारतीयों को राष्ट्रीयता की भावना का पता न था। एकमात्र क्षेत्र जिसमें भारतीय मस्तिष्क ने कार्य करने, रचना करने तथा पूजा करने की स्वतंत्रता पाई धर्म तथा दर्शन का क्षेत्र था। डॉक्टर घोषाल ने लिखा है कि किस समय पूर्व तक भारतीयों को मानसिक प्रवृत्ति का यह आरोप लगाया जाता था कि धर्म ने भारतीय मन पर ऐसा अनन्य अधिकार किया हुआ था कि वह राज के विचार की धारणा से वंचित रहा। तो ये था आज का हमारा टॉपिक, भारतीय राजनीतिक चिंतन की विशेषताएं। आशा है कि आप सबको समझ में आया होगा और ये बहुत ज़रूरी क्वेश्चन है और हमेशा प्रश्नों में आता रहा है और ये सेकेंड ईयर हमेशा ये क्वेश्चन पेपर में हमेशा आता रहा है, तो इसको आप लोग अच्छे से तैयार कर लीजिए। धन्यवाद।